मानस का हंस की मूल संवेदना। मानस का हंस अमृतलाल नागर द्वारा रचित एक ऐतिहासिक उपन्यास है। मानस के हंस पर जाने से पहले मैं थोड़ा अमृतलाल नागर के बारे में बता देना चाहती हूँ। नागर जी हिंदी साहित्य जगत के जाने माने कहानीकार, नाटककार, संस्मरणकार और आलोचक हैं। वे उन रचनाकारों से बिल्कुल ही अलग हैं जो परंपरा या परिपाटी से अलग होकर अपनी एक स्वतंत्र पहचान बनाते हैं। बल्कि नागर जी की रचनात्मकता की खास बात यह है कि वे परंपरा या परिपाटी से जुड़कर अपनी रचनाओं में कुछ नया कर दिखाने के आग्रही हैं। इसीलिए वे बार बार इतिहास, अपनी भारतीय संस्कृति की ओर चले जाते हैं और वहां से अपनी रचनाओं के लिए कुछ नया आविष्कार कर लाते हैं। अमृतलाल नागर हिंदी के उन कुछ रचनाकारों में से एक हैं जिनके पास कहानी कहने का पारंपरिक हुनर तो है ही, साथ ही साथ उपन्यास की आधुनिक समझ भी है। प्रेमचंद की एक बात को उन्होंने गांठ बांध ली थी कि जब पाठक का मन ही कहानी में न लगा तो क्या वह लेखक के भावों को समझेगा, क्या उसके अनुभवों से लाभ उठाएगा। वह घृणा के साथ किताब पटक देगा और सदा के लिए उपन्यास का निंदक हो जाएगा। मानस का हंस लिखकर नागर जी ने अमेरिका और यूरोप से आयातित उस तथाकथित नई समीक्षा यानी न्यू क्रिटिसिज्म को ध्वस्त कर दिया जो कवि के जीवन को उसका साहित्य समझने के लिए बाधक समझती है। मानस का हंस के माध्यम से नागर जी ने साहित्य सर्जना और समीक्षा में प्रवृत्त होने वाले साहित्यकारों को स्वस्थ और जीवनवादी दृष्टि दी है। अक्सर रचनाओं में ऐसा देखा जाता है कि इतिहास या आख्यान का सहारा लेकर जो रचनाएं लिखी जाती हैं, केवल मात्र ऐतिहासिकता वास्तव में रचना के आलोक को धुंधला या मंद कर देती है। लेकिन मानस का हंस में इतिहास और आख्यान की मौजूदगी के बावजूद भी रचना का आलोक हमेशा मुख्य और निरंतर रहता है। अब हम बात करते हैं मानस के हंस की। यह उपन्यास रामचरितमानस के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर आधारित उपन्यास है। इस उपन्यास में तुलसीदास का जो स्वरूप चित्रित किया गया है वह एक सहज मानव का रूप है। यही कारण है कि मानस का हंस हिंदी उपन्यासों में क्लासिक का सम्मान भी पा चुका है और हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि माना जाता है। अमृतलाल नागर जी ने इसे गहरे अध्ययन और मंथन के पश्चात अपने विशिष्ट लखनवी शैली में लिखा है। बृहद होने पर भी यह उपन्यास अपनी रोचकता में अप्रतिम है। मानस का हंस नागर जी की साहित्यिक यात्रा के अंतिम चरण की रचना है और यह उनकी रचनात्मक प्रतिभा और कौशल का उत्कर्ष भी है। वास्तव में मानस के हंस का अर्थ क्या है? मानस अर्थात मन या बुद्धि और हंस अर्थात क्षीर नीर विवेकी, यानी मानस का हंस वही है जो अपने विवेक या अपनी बुद्धि से पानी में मिले हुए दूध को अलग कर उसका पान करे। कहने का तात्पर्य यही है कि हमारा समाज अच्छाइयों और बुराइयों से भरा हुआ है और जो बुराइयों के मध्य रहकर भी अच्छाइयों का वर्ण करे और अपना एक अलग व्यक्तित्व का निर्माण करे, वही मानस का हंस है। मानस के हंस के रूप में रामचरितमानस के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रस्तुत कर नागर जी ने सचमुच एक अनोखा काम किया है, क्योंकि राम को ढूंढने और पहचानने का काम बहुत ही मुश्किल है।
वाल्मीकि ने अपने और अपने युग के राम को ढूंढा था। वह राम गोस्वामी तुलसी को सार्थकता नहीं प्रदान कर सकते थे। वे तुलसी के राम हो भी नहीं सकते थे। अपने को अलग रखकर या झुठलाकर राम को नहीं पहचाना जा सकता। अपने को अलग रखने और झुठलाने का मतलब अपने व्यक्तित्व और युग की विषमताओं को अपनी भावना से अलग रखना। जो कुछ भी देखा, जाना और अनुभव किया जा रहा है, उन सब से राम की भाव मूर्ति का निर्माण न कर पाना है। राम को पहचान पाना वास्तव में राम में लीन हो जाना है। मानस का हंस में अमृतलाल नागर को सबसे अधिक सफलता मिली है राम बोला के चित्रण में। राम बोला हर तरह से पिटा हुआ है, अनाथ और गरीब भिखारी है, अपने आप मगन रहने वाला सुंदर, सुकंठ, दरिद्र बाल भिक्षुक है। लेकिन जब जब राम बोला क्रोधी, द्वेषी और पाखंडी लोगों से टकराता है, उसका स्वाभिमान आहत होता है। राम बोला अर्थात तुलसी सब कुछ कर सकते हैं, मगर समझौता नहीं कर सकते। राम को खोज निकालने के मार्ग पर समझौता नहीं होता। इसे चाहे स्वाभिमान कहिए, चाहे अक्खड़पन, चाहे ईमानदारी या भक्ति, यह तुलसी के व्यक्तित्व में भरपूर मात्रा में है। उनकी कविता उनकी इस विशेषता को समर्थित करती है। जहाँ से तुलसी का जीवन अपने आसपास के जीवन की विषमता से टकराने लगता है, वहीं से राम की खोज और राम की प्राप्ति का प्रारंभ हो जाता है। इस तथ्य को अमृतलाल नागर ने बहुत अच्छी तरह समझा है और इसी समझ से उनके तुलसी संबंधी दृष्टिकोण का निर्माण हुआ है। इसी दृष्टिकोण से उन्होंने तुलसी संबंधी प्रामाणिक, अर्ध प्रामाणिक और अप्रामाणिक साक्ष्यों अथवा सबूतों की सामग्री को छील छाल कर मानस के हंस के नायक को प्रतिष्ठित किया है। मानस का हंस की सफलता का मूल कारण यही समझ और दृष्टिकोण है। उपन्यास में नागर जी ऐसे तुलसी की खोज करते हैं जो सांसारिक विकारों से ग्रसित होने के बावजूद अंततः विकार युक्त होकर राममय हो जाते हैं। वे लोकधर्मी राम में लीन हो जाते हैं, इसीलिए वे लोक नायक बन जाते हैं। वे केवल कवि ही नहीं रहते, केवल मनुष्य नहीं रहते, बल्कि लोक नायक बनकर लोक में बैठ जाते हैं। राम बोला से लोकनायक बनना कोई आसान काम नहीं था। लोकनायक बनने की प्रक्रिया का ताना बाना पूरी तरह ऐतिहासिक है। अतः नागर जी को इतिहास की भी रक्षा करनी थी और वर्तमान समाज की भी। इस उपन्यास में तुलसी को एक कुशल संगठनकर्ता के रूप में भी देखा जा सकता है, जिसका उद्देश्य समाज की भलाई और उसे बिखरने से रोकना है। तुलसी की दृष्टि यांत्रिक नहीं, व्यावहारिक है। वे अहंकार रहित प्रेम और सांसारिकता के निर्वाह का समर्थन करते हैं। मानस का हंस में नागर जी ने तुलसी के आत्मसंघर्ष का जो चित्रण किया है, वह इस उपन्यास की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। बिना किसी उद्देश्य के घर बार छोड़ देना संत बनना नहीं है। तुलसी के गृह त्याग का चरम उद्देश्य राम भक्ति भले ही रही हो, किंतु औपन्यासिक वृत्तांत पर दृष्टि डाली जाए तो उनके भीतर विशृंखलित समाज को जोड़ने और प्रचलित रूढ़ियों से जनता को मुक्त करने की गहरी बेचैनी भी झलकती है। नागर जी ने तुलसी के चरित्र को व्यापक मानवीय उद्देश्य के वाहक के रूप में चित्रित किया है। मानस का हंस अपने परिवेश में तत्कालीन युग का महाख्यान है, जिसमें भारतीयता की असल खोज की जा सकती है।
यह जीवनी प्रधान कालजयी कृति आधुनिकता और परंपरा के योग का सुंदर उदाहरण है, जिसे वस्तुतः भारतीय अस्मिता की पहचान कहा जा सकता है। डॉक्टर योगेंद्र का कथन है, हिंदी कथा साहित्य में भले ही प्रेमचंद कथा सम्राट माने जाते हैं, लेकिन उनके गोदान की टक्कर का कोई कालजयी उपन्यास अगर कभी ढूंढा जाएगा तो समीक्षक निश्चय ही मानस का हंस स्वीकार करेंगे। जिस महाकवि तुलसीदास ने विश्व साहित्य को कालजयी रचना के रूप में रामचरितमानस जैसा महाकाव्य दिया है, उन्हीं को कथाकार अमृतलाल नागर ने अपने इस कालजयी उपन्यास मानस का हंस में अमृत बना दिया। भारतीय चिंतन का केंद्र व्यष्टि की महत्ता को स्वीकार करते हुए उसका समष्टि में समन्वय रहा है। दोनों का महत्व उनके पारस्परिक एकत्व और संयोजन में माना जाता है। अमृतलाल नागर इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक हैं। व्यक्ति की सत्ता समाज से और समाज का अस्तित्व व्यक्ति से है। मानस का हंस उपन्यास का मूल स्वर यही है। इस उपन्यास में नागर जी व्यक्ति के एकांत महत्व को अस्वीकार करते हैं। वे कहते हैं टूटी झोपड़ियों के बीच में अकेले महल की कोई शोभा नहीं होती है। वह अपनी सारी भव्यता कलात्मकता में क्रूर और गंवार लगता है। नागर जी की यह टिप्पणी समाजवादी व्यवस्था के प्रति उनके दृढ़ आग्रह को दिखाती है। 80 के दशक के वर्ग वैषम्य और पूंजीवादी व्यवस्था के विद्रूप फैलाव की टीस यहाँ महसूस की जा सकती है। महामारी और अकाल से पीड़ित जनता के लिए तुलसी की पीड़ा आगे बढ़कर युवाओं को एकजुट कर मदद करने की तत्परता, अपने जप और तप को समर्पित कर आत्मकेंद्रित संत के वश की बात नहीं। तुलसी कंदराओं में कैद हों या जंगलों में भटकते हुए अपने राम को खोजते हों, वे समाज से कट नहीं जाते। उनके राम जन जन में बसते हैं। उनका कवि मन जिस राम के प्रति निष्ठावान है, वो तो घट घट में रमा हुआ है। इसीलिए वे मानव मन के दर्शन करने का योग ही जीवन भर साधते रहे। जन सेवा राम सेवा करने जैसा ही सुख देती है। तभी ब्राह्मण हंता भूखे बेहाल दलित को समाज की कटु निंदा की परवाह किए बिना ही तुलसी न सिर्फ भोजन देते हैं, बल्कि उसके पद प्रक्षालन भी करते हैं। अपने विरोधी समाज के द्वारा घोर निंदा का सामना वे पूरे आत्मविश्वास और दृढ़ता से करते हैं। निसंदेह राम बोला से तुलसी और तुलसी से गोस्वामी तुलसी की यात्रा तुलसी के लिए बेहद मुश्किल भरी होगी। पुत्र और पत्नी जो कभी उनके जीवन का केंद्रीय आधार थे, उनको त्याग पाने का निर्णय, पुत्र की मृत्यु की खबर, एकाकी पत्नी का उनके आसपास बने रहने देने की आर्त विनती किसी भी मनुष्य को विचलित कर सकती है। किंतु राम को पाने की जिद और प्रेम ही तुलसी की शक्ति बनते हैं, जो निश्चय ही उन्हें साधारण से असाधारण बनाता है। तुलसी के साधारण से असाधारण होने तक की यात्रा पर आधुनिक आलोचकों ने कई बार सवाल उठाए हैं और उपन्यास की प्रासंगिकता को भी नकारा है, लेकिन इससे तुलसी का महत्व कम नहीं हो जाता, क्योंकि मनुष्य का टूटना ढहना ही तो मात्र लक्ष्य या नियति नहीं, संघर्ष द्वंद्व से थके हारे टूटे विक्षिप्त व्यक्ति का चित्रण ही मात्र साहित्य को प्रासंगिक नहीं बनाता, बल्कि संघर्ष की शक्ति पैदा करना और खंडित मानव की जगह अदम्य आत्मशक्ति से भरे टूटकर पुनः बार बार संभलने की कोशिश
करते अखंडित मानव की तस्वीर भी उसे प्रासंगिक और आधुनिक बनाती है। अतः नागर जी अनास्था और अविश्वास के दौर में मानस के हंस के रूप में भारतीय आस्था और विश्वास के स्वर बिखेरना चाहते थे और तुलसी के रूप में एक आदर्श किंतु यथार्थ के करीब नायक को स्थापित कर भारतीय जनमानस में आशा और संघर्ष की दबी चिंगारी को जलाए रखना चाहते थे। अतः इस उपन्यास में भक्ति आंदोलन के सांस्कृतिक सामाजिक पक्ष को रखते हुए यही बताया गया है कि हम वर्तमान समस्याओं का सामना तभी कर सकते हैं जब जन सामान्य का उत्पीड़न समाप्त हो, भेदभाव की दीवारें टूटे और सभी लोगों में एकता और भाईचारे की भावना प्रबल रूप से पनपे। इस प्रकार रचनाकार का उद्देश्य लोकोन्मुखी आदर्श को प्रस्तुत करना है और तुलसी के जीवन के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि वही रचनाकार महान होता है जो अपने को साधारण जन की पीड़ा से जोड़ता है, जन जन की वेदना को अपने साहित्य में अभिव्यक्ति देता है। इसीलिए यह कृति मानस का हंस आज भी प्रासंगिक इसलिए है कि ये हमें धार्मिक, सांप्रदायिक, जातिवाद से ऊपर मानस का हंस की मूल संवेदना। मानस का हंस